जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी आधुनिक भारत के इतिहास से सीरीज से संबंधित 4 वीडियो को बनाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियोस को जाकर आप लोग देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, होम चार्जेज का यही था अर्थ। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, केवल 1 और 2 ये दोनों केवल सही है, जबकि तीसरा जो है दोस्तों गलत है। अब देखते हैं इससे कौन कौन से रिलेटेड फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार, याद रखना है, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दी जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्क पर भारित नहीं थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। फिर है दोस्तों कि भारत शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों याद रखना है कि जो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग किया जाता था वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यह आईएएस प्री में पूछा गया है तो बीपीएससी में पूछने की भी इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो भारी उद्योगों का अभाव था, ये रीजन नहीं था दोस्तों इसका। विदेशी पूंजी की कमी थी, यह भी इसका रीजन नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधन भारत में भरपूर थे दोस्तों। इसका एक रीजन है दोस्तों कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो जो धनिक वर्ग थे वो भू संपत्ति में निवेश करना ज़्यादा सही समझते थे दोस्तों। यही कारण है कि भारत में जो है उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो याद रखना है दोस्तों कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे दोस्तों उन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया, जिसे हम लोग इतिहास में अस्थायी बंदोबस्त के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर नाम आया दोस्तों तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि से रिलेटेड है। वारेन हेस्टिंग्स जो है दोस्तों यह भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स। और 1784 ईस्वी में याद रखना है कि इन्हीं के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। और जो लॉर्ड डफरिन है दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कॉर्नवालिस के बारे में और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि भारत में ये सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्या इसका और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। तो 1793 ईस्वी में
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, याद रखना है दोस्तों, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है दोस्तों, याद रखना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग शामिल था दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, तो समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे याद रखना है, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे दोस्तों, याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो थे जमींदार छोटे पूंजीपति थे, यानी भद्र नवाब थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर दोस्तों एक नाम आया सर जॉन शोर, तो सर जॉन शोर के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने अहस्तक्षेप नीति का पालन किया था, सर जॉन शोर ने। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसका आंसर तो जो है बी है। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया था, तो अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था दोस्तों, तो यह जमींदार से किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो याद रखना है कि यह जमींदारों के साथ किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, तो कौन था गवर्नर जनरल दोस्तों उस समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में याद रखना है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थायी बंदोबस्त है कब लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों। 10th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है, तो कौन सा है दोस्तों तो रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यह इसका रीजन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, यह भी नहीं था दोस्तों। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, यह भी इसका उद्देश्य नहीं था अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी, सी, यानी कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया, जब तक कि वे लगान एकत्र कर 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि कोई भी इसमें जो विकल्प दिया गया है दोस्तों वह सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों चीर अस्थायी बंदोबस्त, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? पहला, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। दूसरा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो इसका यही रीजन है दोस्तों कि जमींदारों के ऊपर जो था कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखना है दोस्तों कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों ने से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से, काश्तकार मतलब किसान दोस्तों, से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर याद रखना है कि कुल मिलाकर पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर था। यानी कुल मिलाकर काश्तकार जो थे दोस्तों पूरी तरीके से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी के रेंट अधिनियम, तो ये अधिनियम भी याद रखना है कि रेंट अधिनियम कब आया था? तो 1859 ईस्वी में आया था।
पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो याद रखना है, बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट करने का रीजन क्या था दोस्तों, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना है, इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था दोस्तों बिहार में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 12 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए, याद रखना है, कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी सी। बीपीएससी में पूछा गया 2008 में, तो इस बार भी हो सकता है कि पूछ ले। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था दोस्तों, तो 1885 ईस्वी में बंगाल, याद रखना है 1885 ईस्वी में दोस्तों बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं रिलेटेड फैक्ट इससे। तो 1793 ईस्वी में, याद रखना है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांगें बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो याद रखना है दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ करने से संबंधित कौन थे, तो अलेक्जेंडर रीड थे और टॉमस मुनरो थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, 2 और 3। कॉर्नवालिस जो थे अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित माने जाते हैं, न कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अब देखते हैं फैक्ट्स इससे रिलेटेड। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने, याद रखना है, मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। और यह VVI, ये सब पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। टॉमस मुनरो ने, याद रखना है, कि 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में लागू किया था। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एलिफिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो याद रखना है कि एलिफिस्टन ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया था दोस्तों, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर यह लागू था दोस्तों, याद रखना है। जो अस्थायी बंदोबस्त था, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था दोस्तों, वह कितने परसेंट भूभाग पर ब्रिटिश क्षेत्र के, तो 19%। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों, वह कितने परसेंट भूभाग पर लागू था, तो 51% भूभाग पर लागू था। जिसमें कौन कौन से शामिल थे दोस्तों, तो याद रखना, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों की भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर शुरू किया गया था, तो बंगाल में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों, तो मद्रास में शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है दोस्तों, तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ब्रिटिश जो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पर प्रचलित था, तो याद रखना, पश्चिमी भारत में भी प्रचलित था, अभी हम लोगों ने देखा, और दक्षिण भारत में भी यह प्रचलित था रैयतवाड़ी भू राजस्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, C और D दोनों होगा दोस्तों।
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में से कौन संबंधित रहा है? तो याद रखना है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है दोस्तों? तो मुनरो, कैप्टन जो मुनरो है वो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहे हैं। जबकि एलिफिस्टन जो है किससे संबंधित रहे हैं दोस्तों? तो बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहे हैं एलिफिस्टन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो याद रखना है कि टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो याद रखना है कि अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है कहाँ लागू किया था दोस्तों? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अच्छा दोस्तों यहाँ पर दोनों है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था दोस्तों? तो मद्रास और बम्बई दोनों में लगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, वो कहाँ पर लागू किया गया था? तो यहाँ मद्रास और बम्बई दोनों जगह लागू किया गया था दोस्तों। मैं डायरेक्ट मद्रास को देखकर इसी पे टिक आउट कर दिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों कहाँ पर होगा? तो मद्रास और बम्बई दोनों में ही लागू किया गया था। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था प्रारंभ सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो सर्वप्रथम जब बोला जाए दोस्तों कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की थी? तो मद्रास में। लेकिन इस क्वेश्चन में सर्वप्रथम नहीं पूछा गया था दोस्तों, इसीलिए मैंने हड़बड़ा कर टिक आउट कर दिया मद्रास प्रेसिडेंसी। जबकि आंसर इसका क्या होता कि मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी दोनों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम लग गया है, तो सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल यह बात सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यह भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1, 2 और 3 तीनों का तीनों हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत याद रखना किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो वो कौन था दोस्तों? तो रैयतवाड़ी प्रथा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 65 बीपीएससी में पूछा गया, यानी रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा गया बीपीएससी में। इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है कि अधिकतर जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो घटना चक्र के ही क्वेश्चन रहते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण दिया गया दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। उत्तर भारत में अस्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अभी हम लोगों ने देखा था। कारण इसका दिया गया कि इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गया। तो नीचे दिए गए में कौन सा सही है? तो ए भी सही है और कारण भी इसका सही है दोस्तों। तो और इसका आर जो है यानी कारण जो है सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्था थी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू था दोस्तों? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों लगभग 51% हिस्से पर लागू था दोस्तों। और यह कहाँ कहाँ लागू था? तो ये भी याद रखना है कि यह मद्रास में, बम्बई के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है दोस्तों, कुर्ग में लागू थी। महलवाड़ी पद्धति जो है दोस्तों कितना % भूभाग पर लागू था? तो यह याद रखना है कि यह लगभग 30% भूभाग पर यह लागू था। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखना है कि यह 1900 में पारित किया गया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम।
और यह VVI सवाल है दोस्तों, 63 BPSC में पूछ चुका है, तो आगे भी पूछने की इसकी संभावना है। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है कि 1839 में दोस्तों असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। तो असम में याद रखना है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है दोस्तों। तो याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जजमानी है, बाड़ा बलूट है, फिर है मिरासिस और फिर है अडाड है। तो इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जजमानी जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर भारत से। बाड़ा बलूट जो है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासी जो है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। और अडाडे कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। UPPCS द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया बी दिया गया है दोस्तों, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो याद रखना है कि 40% व्यय किया जाता था दोस्तों सैन्य बल पर ब्रिटिश शासन में। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं दोस्तों। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? पहला, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तीसरा है दोस्तों, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और चौथा है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासन का सामान का आयात किया जाता था और यूँ देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था दोस्तों। और यही ड्रेन थ्योरी का जो है दोस्तों मेन कोर है, तो याद रखना है आपको। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत दिया गया था, उसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था दोस्तों। तो धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे दोस्तों। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, याद रखना है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, न जाने कितना बड़ी ये सवाल पूछ चुका है दोस्तों कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये भी पॉइंट आपको। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। और ये सब के सब जो बुक है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी इनसे सवाल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्न से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दादा भाई जो नौरोजी थे दोस्तों उन्होंने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो किसने प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है दोस्तों, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था दोस्तों। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका रीजन है
ए, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी दोस्तों याद रखना है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और कारण इसका दिया गया कि धन की निकास जो होती थी, निकास का जो स्वरूप था दोस्तों अप्रतिफलित निर्यात था दोस्तों। तो बहिर्गमन याद रखना है, बहिर्गमन अथवा निकास की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से लाभ प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं था, याद रखना है दोस्तों, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 के पश्चात याद रखना है दोस्तों, 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक परिसाधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना दोस्तों, एवं वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, बीमा और वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने याद रखना है धन के निष्कास को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसका यह कथन है अनिष्टों का अनिष्ट, तो वह है दोस्तों दादा भाई नौरोजी का, की संज्ञा दी। इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो याद रखना है कौन आर्थिक आलोचक थे दोस्तों, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा VBI सवाल है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और RC दत्त थे। यानी ये तीनों के तीनों जो थे दोस्तों भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक माने जाते हैं, और ये VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो 1970 से 1905 के बीच याद रखना है के बीच भारत से बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। कौन कौन से? तो दादा भाई नौरोजी हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त है दोस्तों। उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त कौन कौन से? तो GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक। याद रखना है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार इसमें जो थे दोस्तों शामिल थे। तो याद रखना है कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिए, महादेव गोविंद रानाडे, ICS अधिकारी रमेश चंद्र। इसके अलावा कौन कौन थे? तो GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है दोस्तों? तो उपनिवेशवाद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन थे दोस्तों? तो सर सैयद जो अहमद खां थे दोस्तों, वो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे दोस्तों। तो याद रखना है आपको। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। तो एक और सवाल सर सैयद अहमद खान से याद रखना है कि 1875 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों, 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और उसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे दोस्तों। तो ये भी पॉइंट इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? याद रखना है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो यह 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह VVI सवाल है दोस्तों, कभी भी यह BPSC में आ सकता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1901 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह पुस्तक जो है दोस्तों 1901 में लंदन के सोनेस्चेन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो याद रखना है कि लंदन के सोनेस्चेन प्रकाशक के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था दोस्तों 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है दोस्तों, तो यह है दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी है दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी, इनका कार्यकाल कब से कब तक है देख लीजिए। तो 1825 से 1917 तक है। 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। और यह मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों कि लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर 1865 ईस्वी में इसका गठन किया था दोस्तों, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में। ये डेट भी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था दोस्तों? तो उदारवादी दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों। और ये कब चुने गए थे? तो याद रखना 1892 ईस्वी में चुने गए थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? तो याद रखना है किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका रीजन है 1 और 2 दोनों सही है, यानी यह प्रक्रिया जो है 1813 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब देखते हैं फैक्ट्स। तो भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई दोस्तों। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन याद रखना है दोस्तों, चाय और चीन के साथ इसको व्यापार करने की केवल अनुमति दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या दोस्तों? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सही बात है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। देखते हैं, पहला तो सही लग रहा है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल एक ही है दोस्तों,
उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यह बात सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। यह बात बिल्कुल गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल एक हो जाएगा दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कौन थे दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि दोस्तों भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़ों की मानो बाढ़ आ गई हो दोस्तों। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है दोस्तों? तो सर आर्थर कॉटन को जो है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। तो सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, याद रखना है। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ओरंग बेनियान, फिर मीरासीदार और है दोस्तों क्या, तो इसमें बोला कि कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो कौन सा सुमेलित है इसमें दोस्तों? यानी 20 सुमेलित है, 2 और 3 सुमेलित है। यानी बेनियान जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, बेनियान कहलाता था। और मिरासीदार जो था दोस्तों राज्य का नामित राजस्व दाता था, यह भी सही है। जबकि ओरंग जो है दोस्तों राजकोष का प्रभारी था, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 2 और 3 ही सही है दोस्तों। याद रखना कि बेनियान जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और मिरासीदार जो था राज्य का नामित राजस्व दाता था दोस्तों। तो ओरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था, याद रखना। ज्ञातव्य है कि ओरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी बेनियान का अर्थ होता है बनिया, पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता था। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना जाता था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो याद रखना है कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना है भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। यही था आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण 2018 में पूछा गया IAS प्री में। तो 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवाद व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी, इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व केवल उन्हीं फसलों को उगाता था, यानी किसान उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। याद रखना है दोस्तों, इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इसी प्रकार
उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुई और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, एक मिनट लास्ट, हाँ आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा है दोस्तों, तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, यही व्याख्या करता है दोस्तों औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव। तो यह क्या प्रभाव पड़ा था औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो भारतीय दस्तकार उद्योग नष्ट हो गए थे दोस्तों, यही प्रभाव पड़ा था भारत पर। और IAS प्री 2020 में पूछा गया, तो आगे भी पूछ सकता है। तो 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं दोस्तों, याद रखना। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के कच्चे माल का निर्यात, रेल मार्ग का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश किया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था दोस्तों, जिसने अंग्रेजी खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया। जो देश सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारा आज का डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।